अस्सलाम वालेकुम। एसआरई के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन सोर्सेज एंड टेक्निक्स। मतलब कि रिक्वायरमेंट्स को जिन ज़राए से और जिन तरीक़ों से हम इकट्ठा कर सकते हैं ना, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें डेवलपर या एनालिस्ट यूज़र और स्टेक होल्डर से मालूमात इकट्ठी करता है ताकि सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो समझ आए। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का ना एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं ना होंगी तो प्रोजेक्ट जो है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इसके कुछ हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं, यानी कि हम जहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट्स को ले सकते हैं या हमें जहाँ से मिलती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेक होल्डर्स। मतलब कि ये वो लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट के आउटकम में इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब कि जो उनका प्रोजेक्ट है ना या जिन्होंने बनाया है वो उनसे लिखा या इंटरेस्टेड है, वो उनसे अपनी ना राय लेते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है ना वो इकट्ठी कर सकें। जैसे एंड यूजर्स होंगे, जो हम एज यूजर्स होते हैं जो डाउनलोड करके या इंस्टॉल करके सिस्टम को यूज़ करते हैं। फिर कस्टमर्स हो गए, स्पॉन्सर्स होते हैं, मैनेजर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। इससे इंटरव्यू, मीटिंग्स और जो सर्वे के थ्रू ना इनकी नीड्स या एक्सपेक्टेशंस का पता चलाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि पुराने प्रोजेक्ट्स या करंट सिस्टम की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे यूजर्स के मैनुअल्स या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स या मीटिंग नोट्स और जो डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं, उनको देख के तो वो उससे कोई अंदाज़ा लगाती हैं, उनसे कोई जो रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं वो इकट्ठी करते हैं। फिर आता है हमारे पास मार्केट रिसर्च, यानी कि मार्केट में अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हों उनका रिव्यू लिया जाता है, उनके ट्रेंड्स का एनालिसिस किया जाता है। इससे पता चलता है कि लोग किस टाइप के फीचर्स को ज़्यादातर पसंद करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है पहले से, तो फिर हम उसको भी अपने सिस्टम के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। मतलब कि SMEs वो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको किसी खास डोमेन का ना डीप नॉलेज होता है, ठीक है। उनका ना एक्सपीरियंस और इनसाइट जो होती है ना हेल्प करते हैं कि डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स समझने में। और मतलब कि कोई भी चीज़ है उसमें उनको ना एक अबूर हासिल है कि हमें इसकी ना तय तक का पता करना कैसे इसमें रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना है, तो उनका यूज़ किया जाता है। फिर इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटोटाइपिंग्स एंड मॉडल्स। मतलब कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप या मॉकअप या मॉडल सिस्टम का अवेलेबल होना तो उससे ना स्टेक होल्डर्स को विजुअलाइज करवाना आसान होता है। वो फीडबैक देकर ना सिस्टम के इम्प्रूव करने में ना हेल्प करता है कि हमने आपको एक प्रोटोटाइप दिखाया, आप इसको देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ताकि हम इसको सिस्टम के अंदर ऐड कर सकें। तो वो फिर उसकी राय लेके स्टेक होल्डर्स की तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं या उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो करते हैं। फिर एलिसिटेशन हमारे पास कुछ टेक्निक्स आती हैं कि हमने किन टेक्निक्स के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना है। वो थे हमारे पास ज़राए की, जिन ज़राए से हम करते हैं। ये टेक्निक्स हैं कि टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम उन ज़राए को इस्तेमाल में लाते हुए किस तरह अपनी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। जैसे कि हमारे पास इंटरव्यूज़ आ जाता है कि हम सवालात और जवाबात लेते हैं, या स्टेक होल्डर जैसे एंड यूजर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनके साथ वन ऑन वन या ग्रुप में बैठ के उनसे ना उनकी रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ना उसके समझते हैं। ये टेक्निक ना डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए ना दी जाती होती है, और इंटरव्यू से ना हमें उनकी असली जो प्रॉब्लम्स या और उनके सोल्यूशन का ना आइडिया होता है। मसलन कि अगर आप डेली कौन सा काम जो है वो मैनुअली करते हैं जो सिस्टम में ऑटोमेट हो सकता है, ये एक तरह की रिक्वायरमेंट के तौर पर उनसे एक सवाल है इंटरव्यू के तौर पर, तो वो आगे से कोई अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे या जो उनका जवाब होगा वो बताएंगे। फिर सर्वेस होगा, क्वेश्चनरीज होगा, मतलब कि लोगों से पूछ के उनसे सर्वे करके कि किन लोगों की कितनी राय है कि वो इस रिक्वायरमेंट पे मुतफिक है और किन लोगों की राय इससे कम है। फिर उनसे सवाल जवाब करके हम इनसे रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं। फिर आता है वर्कशॉप्स एंड फोकस ग्रुप्स। मतलब कि वर्कशॉप्स की जाती हैं लोगों के साथ है, एक ग्रुप सेशन होता है जिसमें स्टेक होल्डर्स मिलकर आइडियाज डिस्कस करते हैं, कोलैबोरेशन और ना ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और हर एक स्टेक होल्डर अपनी राय देता है, तो मल्टीपल जो एंगल्स होते हैं ना वो मिलते हैं। फिर इनसे हम कोई ना कोई एक ऑप्टिमल जो रिक्वायरमेंट होते हैं ना उसको गैदर करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी मुशाहिदा करना होता है, जिसमें हमारे पास स्टेक होल्डर्स को ना उनके नेशनल रिक्वायरमेंट में ना ऑब्जर्व करना बिना उनसे सवाल किए। मतलब कि कोई भी उनकी एक रिक्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट है ना उनके इर्द गिर्द का, यानी मार्केट की कंडीशन है उसको देखते हुए वो उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर वहाँ से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो निकालते हैं। फिर प्रोटोटाइपिंग मतलब कि वही है जो सिस्टम का एक मॉकअप या डमी वर्जन बना के दिखाते हैं, ताकि हमको दिखा सकें कि ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर यूज़ केसेस और सिनेरियोज आ जाते हैं, यानी सिस्टम का यूज़ होगा और कैसे होगा और उसकी कहानी यानी सीन के ज़रिए दिखाया जाता है कि ये आपका रिक्वायरमेंट है, इसको ऐड करें कि नहीं। मतलब समझ लें विजुअलाइजेशन करवाते हैं ग्राफ उसको डायग्राम्स की सूरत में या एक एनिमेशन की सूरत में, ताकि उनको एक पूरा सिनेरियो उनके सामने हो। फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस होता है, जिसमें हमारे पास जो पहले के डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स या बिजनेस प्लान्स उनके ना मैनुअल्स को रिव्यू किया जाता है, बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर पहले के जो CRM सॉफ्टवेयर थी, मतलब कि कोई भी एक कस्टमर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उनकी जो मैनुअल से जो पहले से डिज़ाइन किया हुआ है ना सिस्टम को, उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर लेते हैं ताकि उसको ईजिली ऐड किया जा सके और पूछा जाए कि क्या ये ठीक है आपके अकॉर्डिंग, ताकि उसमें कोई नई कोई इम्प्लीमेंटेशन ना करनी पड़े।
ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाता है, जिसमें फ्री फॉर्म आइडिया जनरेशन सेशन होता है, जहाँ पर आइडियाज़ ओपन तरीके से शेयर किए जाते हैं। इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाने का एक चांस मिलता है कि वो कोई भी अपनी अपनी राय देता है कि इस तरह ऐसे होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तो उससे भी ना कोई आइडियाज़ निकल आते हैं। मिसाल के तौर पर टीम मिलकर सोचती है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए कि यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, वो हर एक ने अपनी अपनी राय पेश करनी है ताकि उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी हो। फिर नेक्स्ट इसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस आ जाती है, जिसमें पहले आता है हमारे पास कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन का ना सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इससे हम ना स्टेक होल्डर जैसे यूजर्स हैं या क्लाइंट्स या एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ज़रूरतें, उनके गोल्स और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, उनको डिटेल में समझ सकते हैं। इस प्रोसेस के जरिए हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का ना एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन कम होती है। फिर आता है हमारे पास अलाइनमेंट विद स्टेक होल्डर्स। मतलब कि जो होती है ना स्टेक होल्डर से फीडबैक लेना और उनकी जो बात होती है उनको सुनना प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ज़रूरी होती है। और रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के जरिए ना हम उनसे जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है ना वो करते हैं, जिनसे उनकी जो नीड्स हो और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना वो एक्यूरेटली कैप्चर होती हैं। फिर इसका मिटिगेशन होता है कि अगर रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट में ही क्लियर ना हो तो प्रोजेक्ट में बहुत से ना मसाइल आ जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स का चेंज होना, दोबारा से काम शुरू करना, टाइम और बजट का ज़ाया होना। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन से ना इन रिक्वायरमेंट्स को अर्ली स्टेज पर ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि उनको ना अच्छे से डील किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन, यानी कि जब रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइन हो जाती है ना तो डेवलपमेंट टीम आसानी से ना डिसाइड कर लेती है कि कौन सा फीचर पहले बनाना चाहिए, किस पे ज़्यादा टाइम और पैसे लगने हैं। इससे रिसोर्सेज जो टाइम लोग और जो पैसा होता है ना उसका जो स्मार्ट और इफेक्टिव यूज़ होता है ना वो करते हैं। फिर प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि हर काम जो है वो प्रायोरिटी के मुताबिक किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन के रिसोर्सेज और टेक्निक्स के अंदर, कि किस तरह हमने किन सराय और किन टेक्निक्स की तरफ अपने रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना है। थैंक यू।